Students, today we are going to start next topic, expenses expressly disallowed by income tax department. यानी कि वो खर्चे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिजनेसमैन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने से मना किया हुआ है, वो खर्चे दिखाने डिसअलाउड हैं, अलाउड नहीं हैं. वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद दीज एक्सपेंडिचर्स. सबसे पहला है पॉइंट नंबर 1, डिसअलाउंस of expenditure on advertisement in souvenir published by political party. Political party अपने बहुत सारे souvenirs या brochures या pamphlets ये सब पब्लिश कराती है. अब बिजनेसमैन क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े ना वो पैम्फलेट्स बनवा देता है. उस पैम्फलेट्स में बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखवा दिया, लीडर की फ़ोटोग्राफ छपवा दी और कॉर्नर पे नीचे छोटा सा अपनी कंपनी का नाम लिखवा दिया. और फिर वो कहता है कि ये तो मेरी एडवर्टाइजमेंट है, कि ये मैं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ और ये खर्चा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना अलाउ कर दो. अब आप बताइए, इतना बड़ा सा एक ब्रोशर बनाया जाए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उनके लीडर्स की फोटोग्राफ्स हैं और नीचे कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे छोटा सा कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो ये कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट है? ये पॉलिटिकल पार्टी को प्लीज़ किया जा रहा है. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, अगर आप इस तरीके से करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सोवेनियर्स बनवाते हैं, कोई ब्रोशर्स बनवाते हैं, पैम्फलेट्स बनवाते हैं और उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा लिखना अलाउ नहीं है. ये नहीं एडवर्टाइजमेंट आप करो, उनके पैम्फलेट्स बनवाओ और पैम्फलेट बनाने पर 1 लाख रुपया लगा दो और 1 लाख रुपया बिजनेस में खर्चा दिखा दो. ये खर्चा आपको दिखाना अलाउड नहीं है. तो पहला खर्चा दिखाना अलाउड क्या नहीं है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोवेनियर पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी. लर्न कर लो पहला खर्चा कौन सा डिसअलाउड है. ठीक है. दूसरा, अब सेक्शन 40 जो है इनकम टैक्स का, वो कहता है कुछ एक और खर्चे डिसअलाउड हैं. वो कौन से हैं? किसी भी असेसी को, अगर कोई असेसी पेमेंट करता है आउटसाइड इंडिया, अब पेमेंट क्या करेगा वो? इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज उसने दी आउटसाइड इंडिया किसी को. ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पेमेंट आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर अगर उसने इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दी या टेक्निकल सर्विसेज की फीस दी, ठीक है, या इंडिया में दे दिया किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, पर टीडीएस नहीं काटा. अगर तो आप टीडीएस काट के देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खर्चा आप दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. पर ये आपने पेमेंट की. पेमेंट जब हम करते हैं ना भारत से बाहर, भैया भारत में भी आपको टीडीएस काटना होता है. टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब आपने टैक्स काट के देना है. आप टीडीएस वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब आपको पता चलेगा टीडीएस क्या है. अभी बस आप इतना समझिए, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो आपको उस पेमेंट पे टीडीएस अगर काटना है प्रोविजंस के हिसाब से और आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपने एक गलती कर दी. या सपोज आपने टीडीएस तो काट दिया पर वो टीडीएस गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा नहीं कराया, तो वो भी एक गलती है. तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने पेमेंट की आउटसाइड इंडिया और टीडीएस काटना भूल गए, या टीडीएस काट तो दिया, टीडीएस माइनस कर दिया, पर वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा नहीं कराया, तो वो खर्चा आपको डिसअलाउड हो जाता है. वो खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं दिखा सकते, चाहे वो जेन्युइन खर्चा हो. कब दिखा सकते हो? जब आप लेटर ऑन कहते हो लो जी मैंने अब टीडीएस काट लिया या टीडीएस जमा करा दिया, तो आपको वो खर्चा अलाउड हो जाएगा. पर जब तक आपने टीडीएस नहीं काटा तो और वो पेमेंट कर दी, वो पूरी की पूरी पेमेंट आपको डिसअलाउड हो गई. क्लियर है? नेक्स्ट है पेमेंट टू रेजिडेंट. आपने रेजिडेंट्स को पेमेंट की है, कोई भी रेजिडेंट है भारत का, उसको आपने पेमेंट की, मतलब आउटसाइड इंडिया पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट रेजिडेंट्स को की है जो भारत में रहते हैं, और पर आप टीडीएस काटना भूल गए. अब जब टीडीएस काटना भूल गए तो वो आपको फिर खर्चा अलाउ नहीं होगा. जब आप रेजिडेंट को बेटा पेमेंट करना भूल जाते हैं ना, जो भारत में रहते हैं, उनको मतलब उनकी पेमेंट पे टीडीएस काटना भूल गए, तो टोटल खर्चे में से 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है. नॉन रेजिडेंट के केस में अगर आप टीडीएस काटना भूल गए तो 100% डिसअलाउड हो जाता है. पर रेजिडेंट के केस में अगर आप टीडीएस काटना भूल गए तो सपोज टोटल खर्चा है 1 लाख, 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000 रुपये नहीं दिखा सकते आप, मतलब 70,000 रुपया दिखाओगे. तो 30,000 रुपये आपके लिए एक पनिशमेंट है कि आपने टीडीएस नहीं काटा. आप लेटर ऑन कहते हो लो जी मैंने टीडीएस काट दिया है या मैंने टीडीएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करा दिया, तो अब पूरा का पूरा खर्चा दिखा सकते हो, मतलब 1 लाख रुपया दिखा सकते हो. पर जब तक आपने टीडीएस नहीं काटा 30% खर्चा आपको दिखाना डिसअलाउड हो जाएगा. ये रेजिडेंट के लिए रूल है. ठीक है. If resident has made a payment to anyone without deducting TDS, then 30% of the expenditure will not be allowed to that resident.
इफ लेटर ऑन ही विल डिडक्ट TDS देन दैट एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड टू हिम। क्लियर है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अगर आप करते हैं वो आपको शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल्थ टैक्स हम नहीं दिखा सकते खर्चे की तरह। और अगला है टैक्स ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अगर हम प्रॉफिट्स और बिजनेस के प्रॉफिट और बिजनेस के गेन्स पे आप कोई इनकम टैक्स दे रहे हो उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो वेल्थ टैक्स की भी नहीं मिलेगी। और अगर आप प्रॉफिट्स और गेन्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो उसकी भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो अभी तक हमने कौन कौन से खर्चे करे जो अलाउ नहीं होंगे। नंबर 1, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का के सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट देते हो, डिसअलाउड। नंबर 2, पेमेंट आउटसाइड इंडिया, डिसअलाउड। पेमेंट टू रेजिडेंट, पेमेंट आउटसाइड इंडिया करते हो तो 100% डिसअलाउड हो जाता है, पेमेंट टू रेजिडेंट करते हो तो 30% डिसअलाउड हो जाता है। पर दोनों ही केसेस में अगर आप लेटर ऑन TDS काट लेते हो और काट के जमा करा देते हो तो वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। फिर तीसरा आपको वेल्थ टैक्स डिसअलाउड है, और चौथा प्रॉफिट्स एंड गेन्स के ऊपर दिया हुआ टैक्स भी डिसअलाउड है। नेक्स्ट आया सैलरी पेएबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू रेजिडेंट। अगर आपने सैलरी दी है भारत से बाहर किसी को या भारत में दी है किसी नॉन रेजिडेंट को और उस केस में आपने TDS नहीं काटा तो वो आपको नहीं अलाउड होगा एज अ डिडक्शन। TDS काटना जरूरी है जब आप सैलरी पे कर रहे हो। अगर आप कहते हो ना लो जी सैलरी मैंने बाद में TDS काट दिया, सैलरी एक एक्सेप्शन है, बाद में TDS काट दोगे तब भी वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। सैलरी में से कंपलसरी है उसी टाइम TDS काटिए। अगर आप TDS काटना भूल गए, कोई भी गलती हुई, वो खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते, चाहे बाद में आप TDS काट दीजिए। सैलरी एक एक्सेप्शन है। मैंने आपको करवाया तब ये वाले पॉइंट्स जो फर्स्ट 2 हैं, पेमेंट आउटसाइड इंडिया या पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, इन दोनों के केसेस में अगर आप बाद में TDS डिडक्ट कर देते हैं तो जो खर्चा पहले डिसअलाउड था वो आपको अलाउड हो जाएगा। पर सैलरी के केस में अगर आप TDS काटना भूल गए और आप बाद में TDS, सैलरी के केस में TDS काटना भूल गए पर बाद में आप कहते हो कि लो मैंने TDS काट दिया, पर अब वो अलाउ नहीं होगा। सैलरी एक एक्सेप्शन है, तो सैलरी के केस में TDS आपको काटना होगा। अगर आप काटना रह जाता है तो वो खर्चा डिसअलाउड होगा। अच्छा, उसके अलावा अब हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म को कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं। ये इनकम टैक्स में दिया हुआ होता है सेक्शन 40B में। ठीक है, कौन कौन से खर्चे एक पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउड हैं। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप फर्म जो रेम्यूनरेशन है वो वर्किंग पार्टनर को दे सकती है। नॉन वर्किंग पार्टनर होते हैं इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर्स। तो जो नॉन वर्किंग पार्टनर्स हैं उनको रेम्यूनरेशन नहीं दी जा सकती है। एनी रेम्यूनरेशन ऑफ सैलरी, बोनस एंड कमीशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर इज नॉट अलाउड। क्लियर है? नॉन वर्किंग पार्टनर को अगर आप कोई सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। किसको दे सकते हो? सिर्फ वर्किंग पार्टनर को। देखिए यहाँ पर मैंने लिखकर बताया है हम किसको दे सकते हैं, वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं। वो भी कब दे सकते हो? जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी हम वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी दिया जा सकता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। इन दोनों के लिए पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। किन दोनों के लिए? आपने सैलरी देनी है, मतलब रेम्यूनरेशन देनी है किसी भी नाम से, सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, कमीशन के नाम से। इफ़ यू वांट टू गिव रेम्यूनरेशन, तो पहली बात रेम्यूनरेशन में क्या होती है? रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को दी जा सकती है। और कब दी जा सकती है? जब पार्टनरशिप डीड ऑथराइज करती हो, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो कि सैलरी दी जा सकती है। ऐसे ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। और दिया भी कितना जा सकता है? सिर्फ 12%। 12% से अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो आप 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो 12% से कितने परसेंट ज़्यादा है? 3% ज़्यादा है, तो 3% आपको डिसअलाउड हो जाएगा। सिर्फ 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। और रेम्यूनरेशन कितनी अलाउड है? रेम्यूनरेशन अलाउड है जितने सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हो। और कितनी दे सकते हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं भी आपको करवाऊंगी। तो अब आप ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के मैं रूल्स करा रही हूँ। पार्टनरशिप फर्म के रूल्स सेक्शन 40 क्लॉज बी के अंदर आते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर्स को नहीं दिया जा सकता। क्लियर है?
नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन किसी भी नाम से हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, नहीं दिया जा सकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दिया जा सकता है, पर कब दिया जा सकता है? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। और कितना दिया जा सकता है? सिर्फ 12%। तो 12% से ज़्यादा जितना है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और लास्ट, रेम्यूनरेशन हम सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हैं, पर उसके लिए लिमिट है, और लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। पार्टनरशिप फर्म, जो एक पार्टनरशिप फर्म है, वो जो पार्टनर्स को सैलरी देती है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी दे सकती है। कब दे सकती है? पहली बात तो वो पार्टनर्स कौन से होने चाहिए? वर्किंग पार्टनर्स, राइट। नॉन वर्किंग पार्टनर्स को तो रेम्यूनरेशन नहीं दी जा सकती। तो रेम्यूनरेशन किसको दी जा सकती है? वर्किंग पार्टनर्स को। और कब दी जा सकती है? जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हो। कितनी दे सकते हो उसके लिए लिमिट है, ये मैं भी निकालना सिखाऊंगी जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, सैलरी, किसी भी नाम से रेम्यूनरेशन हो, सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन दी जा सकती है। जितनी सैलरी फर्म जो अपने पार्टनर को दे रही है, फर्म को एज एक्सपेंडिचर अलाउ होगी, ये बात समझ लो। जितनी सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रही है, जितनी सैलरी पार्टनरशिप फर्म को एज एक्सपेंडिचर दिखानी अलाउड होगी, उतनी ही सैलरी पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल होगी। ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये लेटर ऑन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ यूज़ होगी। अभी तो बस आप इतना समझिए कि रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर्स को नहीं दी जा सकती। किसको दी जा सकती है? वर्किंग पार्टनर को। कब दी जा सकती है? जब पार्टनरशिप डीड में लिखी हो। कितनी देंगे? उसके लिए लिमिट है। लिमिट कैसे निकालते हैं? उसके लिए ना हमें एक बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, विच इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट। बहुत इजी है, सिंपल है। मैं आपको सिखाऊंगी उसको कैसे कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें माइनस करते हैं और प्लस माइनस करके हम पहुंच जाते हैं बुक प्रॉफिट में। वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो आपने बुक प्रॉफिट निकाल दिया, तो जितना भी आपका बुक प्रॉफिट है, मान लो फॉर एग्जांपल बुक प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, तो जितना भी हमारा बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट का 3 लाख यहाँ रख दो। अगर 5 लाख होता मान लो, तो 2 लाख नीचे आ जाता। इस एग्जाम्पल में मैंने बुक प्रॉफिट 6 लाख लिया है, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे बनाया है, मैंने बुक प्रॉफिट माना है 6 लाख। तो 3 लाख तो हमेशा ऊपर लिखना है, तो रिमेनिंग कितना बचा? अगर 6 लाख है तो 3 लाख वो नीचे लिख दिया। तो जो पहला बुक प्रॉफिट है, फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, उसको कंपेयर करना है 1.5 लाख रुपए से। ये फॉर्मूला ही है, 1.5 लाख रुपए। ये बुक में भी दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 224 पे। दिस इज फॉर्मूला जो मैं यहाँ रख रही हूँ। 3 लाख को कंपेयर कीजिए 1.5 लाख रुपए, या 3 लाख का 90% निकालो। 3 लाख का 90% कितना बनेगा? 2,70,000 रुपये। तो 1.5 लाख रुपए को कंपेयर कीजिए 2,70,000 रुपये में से। इन दोनों में से जो भी हायर है वो हमने लिखना है। 1.5 लाख रुपए या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो भी हायर है वो हम लिखेंगे। तो हमारा हायर क्या हुआ? 1.5 लाख के 2,70,000, 2,70,000 रुपये। तो यहाँ जब हम बुक प्रॉफिट 6 लाख मान रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास 2,70,000 रुपये आ गया, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट है उसका निकालना है हमने 60%। रिमेनिंग बुक प्रॉफिट कितना बचा? ऊपर 3 लाख ले लिया, तो नीचे कितना बचा? 3 लाख ही बच गया। अब 3 लाख का आप निकालेंगे कितना? 60%। तो 3 लाख का 60% क्या होता है? 1,80,000। ऊपर था 2,70,000 और उसमें ऐड कर दीजिए 1,80,000। 2,70,000 में हमने ऐड करना है 1,70,000 रुपये। ये हमारी रेम्यूनरेशन की लिमिट निकल जाएगी, 4,50,000। दिस इज लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन। तो इस लिमिट को फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेम्यूनरेशन उसको कितनी मिल रही है उससे। तो ये लिमिट निकालने का तरीका है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? हम वर्किंग पार्टनर्स को क्या दे सकते हैं पार्टनरशिप डीड में? सैलरी से वर्किंग पार्टनर को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू लिमिट मिलेगी। लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिल सकता है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, पर सिर्फ 12% से मिल सकता है। 12% से ज़्यादा डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं 1-2 पॉइंट्स आपको और करवाऊंगी। ये है एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव्स। अगर कोई अपने रिलेटिव्स को एक्सेसिव पेमेंट करता है, रिलेटिव में कौन आते हैं? हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारा ब्रदर, हमारा सिस्टर, ठीक है, या फिर कोई भी आपका लीनियंट डिसेंडेंट, उस असेसी का, आप उस असेसी को अपने रिलेटिव को अगर एक्सेसिव पेमेंट कर देता है, कि अगर आप बाहर से कोई बंदा हायर करते मान लो जॉब के लिए, तो उसको 1 लाख रुपए पे करते, पर क्योंकि वो आपका रिलेटिव है तो आपने उसको सैलरी दिखा दी 2 लाख रुपए। तो ये एक्सेसिव पेमेंट आप कर रहे हैं अपने खर्चों को कम करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपके इनकम कम करने के लिए, इनकम कम करेंगे तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा खर्चों को ज़्यादा करने के लिए। तो अगर आप एक्सेसिव पेमेंट करते हैं अपने रिलेटिव्स को, तो असेसिंग ऑफिसर को अगर वो जितना भी अनरीजनेबल लगता है वो एक्सेसिव को डिसअलाउ कर देगा, जितना उसे
अनरीजनेबल लगेगा कि आपने एक्सेस पेमेंट की है। सपोज आप 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं और असेसिंग ऑफिसर को लगता है 1 लाख रुपए तो एक्सेसिव है, आपने ज़्यादा दिया, तो 1 लाख रुपए डिसअलाउ कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट इन कैश। अगर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे, अगर आप एक दिन में किसी को भी 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं कैश में, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तब तो अलाउ है, पर एक दिन में किसी को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, पर अगर आप ये देखिए मैंने रखा है इन केस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स, मतलब जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में होते हैं, ट्रक्स वगैरह चलाते हैं, उन केस में एक दिन में आप 35,000 तक की पेमेंट कर सकते हो, पर 35,000 से ज़्यादा पेमेंट करोगे तो वो डिसअलाउड है, और नॉर्मल केसेस में 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करोगे वो डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम आज तक कर रहे हैं, यहाँ तक आप लर्न करिए। आगे के कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड हैं वो मैं आपको लेटर करवाऊँगी।